अस्सलामुअलैकुम वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू पाकिस्तान में, जहां हर सुबह का आगाज़ होता है खुशियों के साथ, मुस्कुराहटों के साथ और कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। नई सुबह का सूरज अपने साथ लेकर आता है कुछ नई उम्मीदें, कुछ नए ख्वाब और नई कामयाबियों की उम्मीद। और हम दुआ गो ये हैं कि आप सबकी ये सुबह ना सिर्फ तरोताज़ा हो बल्कि खुशियों से भरपूर भी हो और कामयाबियों से मुज़य्यन भी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जहां HBL PSL 10वें एडिशन में 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेला गया मैच और इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीता। पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 243 रन बनाए और एक अच्छा जो टारगेट था वो पेशावर ज़ल्मी के सामने रखा। इसमें सबसे ज़्यादा जो कलीदी किरदार अदा किया वो ओपनर साहबजादा फरहान ने किया, जिन्होंने 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके अलावा कोलिन मिनरो ने 40 और सलमान अली आगा ने 30 रन बनाए। 244 रन के इस हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की जो टीम थी वो बड़ी बुरी तरह से हमें नाकाम दिखाई दी। सिर्फ 141 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। सिर्फ और सिर्फ उनसे मोहम्मद हारिस थे जिन्होंने 87 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन जो दीगर बैटर्स थे और जिनमें तकरीबन 8 प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हो सके। कैप्टन बाबर आजम की बात करें, साइम अयूब की बात करें, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल सका। इवन कप्तान बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ 1 रन बना सके, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं फैंस की, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि 2 मैचेस हो चुके हैं, अभी तक वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इमाद वसीम ने 3 विकेट्स हासिल की, शादाब खान और बेन डॉरिश ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही साहबजादा फरहान की वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 106 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली सिर्फ 52 गेंदों पर। आपको लग रहा है कि अब तक की उनकी बेहतरीन इनिंग्स थी उनके करियर की? देखें, जितना उस लड़का, मैं कहता हूं कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के एक्सपीरियंस की बात करें तो साहबजादा फरहान ने एक डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और फ्लेवर लेके आते हैं। कल 200 रन 200 अपना स्ट्राइक रेट से उन्होंने कल बैटिंग की है। यही चीज आपको मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिसिंग नजर आती है। मुझे पता है लोग बात कर रहे थे कि जी साहबजादा फरहान को भी चांस दिया गया था, उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन समझना पड़ेगा कि भाई जिन कंडीशंस में उसको चांस दिया गया था, और दिया भी चांस मिडिल ऑर्डर के अंदर दिया था, वैसे वो अब खेलता लड़का जाके तो थोड़ा सा कंडीशंस भी डिफरेंट थी। लेकिन एक रिकॉर्ड भी आपको पता है, सुगत चौथी वो जोन सा आपको पता है कि सेंचुरी जोन सा इस पूरे सीजन के अंदर बना चुका है, तो एक अच्छी फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है। और आपको याद हो कि ये मेन पिक के अंदर भी नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो थिंक टैंक है वो बड़ा जबरदस्त है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जिस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं प्लेयर्स को। साहबजादा फरहान बड़े एक, मैं कहता हूँ, डिप्राइव्ड कम्युनिटी से आता है। आपको पता है 4 से शायद इसका ताल्लुक है। कोई एज सच बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज इसके पास थी नहीं जहां से ये आता है, लेकिन इसने बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रोवाइज किया। चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात करें, नेशनल लेवल की आप बात करें, इंटरनेशनल में आपको पता होगा इससे पहले जो डोमेस्टिक कप था उसके अंदर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था, T20 के अंदर। अब वही जो कंटिन्यूटी आपको नजर आ रही है, अच्छी चीज है। मैंने कहा ना कि आप कहीं ना कहीं जो एक बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, जो अक्लमंद खास करके जो ऑनर्स होते हैं, थिंक टैंक होता है वो ठीक है, फ्रेंचाइज होता है, फ्रेंचाइज के अपना उस पर काम करता है कि यार हमने फ्रेंचाइज की अब कामयाबी पे काम करना है, हमने स्टारडम पे काम करना है। लेकिन जो अक्लमंद होता है वो एक और चीज पे काम करता है कि यार मेरे मुल्क को कहां पर कुशन चाहिए, कहां पर एक प्लेयर मिसिंग फैक्टर है, हम उसको दे सकते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और अच्छी बात है कि मैं कह रहा हूं ना कि जैसे पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ रही है, टसल आपकी ज्यादा हो रही है प्लेयर्स के साथ। पता लग रहा है कि टफ टाइम दोगे तो पाकिस्तान टीम में होगा, वरना आपकी जगह जो सी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बैटिंग के हवाले से बात करें या बॉलिंग के हवाले से बात करें, उनकी स्ट्रैटेजी आपको किस तरह की लग रही है? उनका जो स्टार्ट है PSL के इस 10वें एडिशन में वो काफ़ी बेहतर है। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है हमेशा से, अगर आप थिंक टैंक की बात करें, जो स्ट्रैटेजी की बात करें, आपको आउट ऑफ द बॉक्स नजर आता है। पूरे PSL टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उन प्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे थे जो सीजन वाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस के अंदर। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, ये ज्यादातर उन प्लेयर्स को पिक करते हैं जो कंटिन्यू रहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के आखिरी मैच तक, चाहे वो फाइनल्स में पहुंचे चाहे ग्रुप स्टेज तक हो, कि उनको छोड़ते नहीं है बीच में, जो कि स्क्वाड टूटता था। दूसरा, अगर पूरे इस दफा स्क्वाड की आप बात करें, अभी तक मैं कह रहा हूं कि 2 मैचेस हो चुके हैं। गौस आपको पता है परफॉर्म नहीं करे, जो कि USA के विकेट कीपर भी हैं।
वो एक बड़ा जबरदस्त बैट्समैन, अगर वो चल गया साहिबजादा फरहान के साथ तो कल मुझे लिटरली लग रहा था जिस तरीके से साहिबजादा फरहान कह रहे थे कि 250-260 के करीब स्कोर होगा तो बड़ा अच्छा एट द एंड जाके मैं कहता हूँ पेशावर ज़ल्मी ने कम बैक किया था बॉलिंग यूनिट ने। आप मिडिल ऑर्डर को देख लें, कॉलिन मॉन्रो इनके पास मौजूद है, एलेक्स हेल्स की कमी बिल्कुल इस दफा महसूस नहीं हो रही जो साहिबजादा फरहान एक रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा ना कि अगर गॉस इसके साथ खड़ा हो जाता है तो ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। मिडिल ऑर्डर के अंदर आप देख लें, एक आपको सेट बैट्समैन नजर आपको आते हैं, फिर उसके बाद आप डाउन दी ऑर्डर आप चले जाएं तो आपको एक सेट पेयर ऑफ बॉलिंग यूनिट आपको नजर आ जाता है। तो ओवरऑल एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर है। इमाद वसीम आपको कल भी अच्छे फॉर्म के अंदर नजर आए, जिस तरीके से वो सीनियर एक कैंपेनर का एक रोल प्ले करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो एक अच्छा ओवरऑल ड्रेसिंग रूम है। वेरस पेशावर ज़ल्मी काबिल वक्त तो जरूर होगा कहना, लेकिन अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा उनके लिए इस टूर्नामेंट के अंदर सरवाइव करना। देखें आप पहले ही आपको याद हो पिछले मैच में आप -4 पे थे और आप जो कल की शिकस्त के बाद मैंने पॉइंट्स टेबल अभी देखा नहीं कि कितना उनका नेगेटिव पॉइंट में गया, तो बहुत मुश्किल होगा आने वाले मैचेस में कि आपको बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम पे स्पेशली फिर मैं कहूंगा कि प्रेशर नजर आ रहा है। आप चाहे बॉडी एक्सप्रेशन से बात करें चाहे फेस एक्सप्रेशन से बात करें, कल भी जो एक कमी सबसे ज्यादा महसूस हुई थी बाबर आजम की। अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, मैं खुद हैरान हूं यार, इतना बड़ा एक थिंक टैंक आपका बैठा हुआ है, इंजमाम बैठे हुए हैं, मुश्ताक अहमद आपके पास है, बहुत बड़ा थिंक टैंक है, अकरम भाई बैठे हुए हैं बाहर। जो बॉलिंग यूनिट आपका है, आपको पता लग रहा है कि बॉलिंग यूनिट हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप क्यों नहीं चेंज कर रहे? आपके पास इस वक्त बाहर लुकवुड भी बैठा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, मुझे नहीं पता कि उसको नहीं खिलाया जा रहा। मेहरान मुमताज आपके पास बैठा हुआ है, अगर आपका बॉलिंग यूनिट नहीं काम करा तो आप जा सकते हैं तो उसकी चेंज पे। आप मोहम्मद अली की कल बात करें, वो आपको ऑफ कलर पहले मैच से ही नजर आ रहे हैं। आप वो यंगस्टर की बात करें, लड़के की, वो अभी यंग है, तो इसका मतलब कि बाबर की जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है उसके अलावा भी टीम कॉम्बिनेशन में काफी तब्दीली की जरूरत है, सिर्फ बाबर पर ही सारा मलबा नहीं डल सकता। देखिए मैं बाबर पे सारा मलबा नहीं फेंकूंगा। आप देखें एक हमारे मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं बाबर का। मसला ये है कि पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करें तो बाबर आजम के इर्द गिर्द पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर उसका घूमता है, क्योंकि जो भी है उसने सेंचुरी स्कोर की हुई है, बहुत से दुनिया के अंदर जाके स्कोर किए हैं लोग। ठीक है, इक्का गुक्का जो उठा लेते हैं, उठा के जी इसने किया है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि भाई उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी तगड़ी स्कोर की है उसने। अगर आप ओवरऑल उसकी कैरियर की अगर आप बात करते हैं, मसला सारा का सारा आप टीम यूनिट बन के आप एक टूर्नामेंट जीतते हो, आप एक प्लेयर के ऊपर निसार करके तो आप कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीतते। थोड़ा सा फिर मैं कह रहा हूँ बाबर आजम के अंदर फ्लॉज नजर आपको आ रहे हैं, खास करके कैप्टनसी की आप बात करें। कल भी मैं देख रहा था जिस वक्त आपके यंग पेसर को मार पड़ी थी, मैंने बाबर आजम को बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि वो भाग के उसके पास गए हो, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, फील्ड प्लेसमेंट चेंज हो रही हो, बिल्कुल भी नहीं था। बाबर आजम बिल्कुल शॉक के अंदर थे कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। ये नुकसान है टीम के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि आगे जाके टूर्नामेंट्स के अंदर ये बहुत बड़ा एक झटका लगेगा और लग चुका है इनको, जिस तरीके से दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस आप देखें। फिर कल एक और भी आपने चीज नोट की होगी, जिस वक्त आपको इतना बड़ा स्कोर आपने चेस करना था, आपने चलना था 10-11 रन पर ओवर से, आपका काम खुद बनता था कि आप हारिस और साइम अयूब को आप ओपन करवाते, आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आते, थोड़ा सा आपको कुशन और मिल जाता स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर को लेके चलने का। मुझे थिंक टैंक की वही मैंने कहा ना, मुझे अगर मैं बाहर बैठ के चीज को समझ रहा हूँ तो थिंक टैंक जो वहां बैठा है वो तो बहुत ही बेहतर है। अगर वो चीज को नहीं समझ रहे तो अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन शुरू होने से पहले भी बहुत से लोगों ने कहा, जैसे बाबर अभी T20 का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने कहा कि शायद PSL में परफॉर्म करेंगे तो दोबारा से नेशनल टीम T20 टीम का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अभी उनकी जो परफॉर्मेंस है ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से मुश्किल होगा हमें बाबर को नेशनल टीम में देखना भी T20 फॉर्मेट में। देखिए बाबर आजम एक बड़े प्लेयर जरूर है, मंजे हुए हैं, मैंने फिर कहा कि सारा कुछ है, शॉट्स भी हैं, शायद कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको पता है कि जब बैट पैच एक प्लेयर के ऊपर आ रहा है, और चलें थोड़ा सा मैं अगर पूरे PSL की सिनेरियो की अगर आपको बात करूं, इस वक्त तो आपके 3 बड़े प्लेयर्स की बात करता हूं जो पाकिस्तान टीम के बहुत अरसे से एक हिस्सा है। मोहम्मद रिजवान की बात कर लूँ, शाहीन की बात कर लूँ, बाबर आजम की बात कर लूँ, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे मैचेस की बात में करूँ, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि तीनों जोन सा जिस वक्त मैच के अंदर भी होते हैं, फेस एक्सप्रेशन से आपको पता लग रहा होता है कि प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्ड हुआ हुआ है। पाकिस्तान टीम का भी हुआ हुआ है, परफॉर्मेंस का भी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी हुआ हुआ है। पिछले मैच में बेशक शाहीन ने बहुत तगड़ी कैप्टनसी की है, बहुत तगड़ी स्पेल की है, लेकिन नजर आ रहा था कि प्रेशर है स्टिल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक इंसान है ना, वो बताना चाहता है नहीं यार मेरे अंदर दमखम है, आज ही मैं एक स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, जो भी टॉप लेवल बैट्समैन हो। कहीं ना कहीं बाबर आजम पे भी वो बैट पैच है, दिमाग में साइकोलॉजिकल चीज चल रही होती है कि यार मुझसे स्कोर नहीं हो रहा, मुझसे तवक्को बहुत है, फैंस का प्रेशर है, मीडिया प्रेशर, ऑब्वियसली हर कोई बात करे, बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन
ज़्यादातर लोग जो क्रिकेट को इनसाइड समझते हैं उनको ये चीज़ समझ में आती है। आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं, मैं इस वर्ल्ड कप की बात T20 की तरह मैं आने वाले T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान हो, मुझे मुश्किल लगता है इनकी जगह। इसलिए लगती है मुश्किल क्योंकि देखें, आपने जाना है मेन स्ट्राइक रेट बैट्समैन की तरफ, आप जा रही है, क्रिकेट जा रही है स्ट्राइक रेट की तरफ, 200, 250, 180, 190 स्ट्राइक से आप चल रहे हो। उस कैलिबर के बैट्समैन अगर आते हैं तो फिर बाबर आजम को थोड़ी सी मुश्किलात होती है, क्योंकि बाबर का आज भी पता आपको इशू स्ट्राइक रेट वाला बहुत ज्यादा है। और कल जिस तरीके से कैप्टनशिप की मैंने बात की, चाहे मैं जब वो बैटिंग करें चाहे उसकी बैटिंग की अपना उनकी बात करें, तो लिटरली बाबर आजम का नजर आ रहा था कि मुश्किलात का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि 102 रन से शिकस्त दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को, और मुसलसल दूसरी शिकस्त है जो कि पेशावर ज़ल्मी के नाम हुई है, जिसको लीड कर रहे हैं इस वक्त बाबर आजम। और सिचुएशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे ऊपर है और सबसे एंड में इस वक्त हमें पेशावर ज़ल्मी दिखाई दे रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कराची समेत सिंध भर में इस वक्त मलेरिया तेज़ी से फैलने लगा है और 16,700 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 1 जनवरी से 11 अप्रैल तक सिंध में मलेरिया के 16,733 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जनवरी से 11 अप्रैल तक कराची से मलेरिया के 186 केस सामने आ चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस कराची के ज़िला जनूबी से 72 केस रिपोर्ट हुए, ज़िला मलीर से 62, ज़िला गरबी से मलेरिया के 29 केस इस वक्त सामने आ चुके हैं, जबकि ज़िला कुरंगी से 16 और ज़िला शर्की से 5 और ज़िला बस्ती से मलेरिया के 2, जबकि ज़िला किमाड़ी से मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आया। इसी तरह से हैदराबाद डिवीज़न से मलेरिया के 6,596 केसेस रिपोर्ट हुए, सखर डिवीज़न से मलेरिया के 1,549, लाड़काना डिवीज़न से मलेरिया के 5,136, मीरपुर खास डिवीज़न से मलेरिया के 1,282 और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न से मलेरिया के 1,984 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है कराची में शफकत भट्टी। शफकत, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कराची में हम देख रहे हैं कि मलेरिया के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इस इजाफे की बुनियादी वजूहात आप क्या देख रहे हैं? देखिए अनवार, ना सिर्फ मलेरिया, इसमें डेंगू भी शामिल है और उसके साथ साथ चिकनगुनिया जो है वो भी शामिल है। ये तमाम जो बीमारियां हैं ये मच्छरों की वजह से होती हैं और सबसे जो बड़ी वजह इस वक्त सामने आ रही है, जो माहिरीन का भी यही कहना है कि जैसे ही मौसम में तब्दीली होती है और मौसम सर्द से जब गर्म की तरफ जाता है तो उस दौरान जो है वो ये केसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने मलेरिया के फिक्र बताया, इसी तरह 158 केसेस जो है अब तक रवां साल जो है वो इसके डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं और उसके साथ साथ दर्जनों केसेस जो हैं वो अब तक चिकनगुनिया के जो हाल ही में रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी अभी तक महकमा सेहत ने ऑफिशियल जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो जारी नहीं किए, लेकिन हमारे पास जो इतलात मौजूद हैं कि चिकनगुनिया भी काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता शहरों में फैल रहा है। उसकी वजह यही है कि मच्छरों का कंट्रोल में ना होना। महकमा सेहत और जो शहरी इंतजामिया है, पिछले भी इतवार भी हमने देखा कि वो उनका यही होता है कि महकमा सेहत जो है वो शहरी इंतजामिया पर डालता है कि वो स्प्रे करे के शहरों में, लेकिन जो शहरी इंतजामिया वो ये कहती है कि महकमा सेहत जो हमें दवा देगा तो उसके बाद जो है वो हम स्प्रे करेंगे। इसी तरह ये जो जंग जारी रहती है और शहरी जो है वो इन मच्छरों का शिकार हो जाते हैं। कराची में तो केसेस फिर भी कम है, लेकिन जो सिंध के दीगर शहर हैं उनमें हज़ारों में केसेस जो है वो मलेरिया के रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि अब तक इस मलेरिया से, चिकनगुनिया, डेंगू से कोई अमवात जो है वो सामने नहीं आई है, जो काफ़ी खुश। ठीक है, लेकिन शफकत हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा नंबर है 16,700 केसेस रिपोर्ट हो जाना। महकमा सेहत की जानिब से अभी मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? स्प्रे के हवाले से आपने बताया कि कोई खींचातानी का सिलसिला भी कुछ महकमों के दरमियान जारी है, ये कब तक सॉर्ट आउट होगा? देखिए, जैसे ही जब मीडिया पर ये खबरें जब नशर होती है तो उसके बाद ही ये जो है महकमे हरकत में आते हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे मीडिया रिपोर्ट करता है तो उसके साथ ही अब जो शहरी इंतजामिया और महकमा सेहत भी जो है वो हरकत में आ जाएगा और शाम को हम देखेंगे कि स्प्रे कई कई इलाकों में होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो बात ये है कि स्प्रे वक्त से पहले होना चाहिए ताकि ये जो मच्छर हैं वो जो है वो काबू में रहें। महकमा सेहत ने ये तो कहा है शहरियों से कि वो अपने घरों में शाम के वक्त जो है वो
वो स्प्रे करें, पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने और रात को जो है वो चादर करके सोएं ताकि रात में भी आपको मच्छर ना काट सके। लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी जो है मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अस्पतालों में की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, मरीज़ आते हैं, तहम यहाँ पर जो है वो वाफिर मिकदार में अद्वियात है, सामान मौजूद है, बेड जो है वो बल्कि डेंगू और मलेरिया के वार्ड जो है वो मुख्तस किए गए हैं जहाँ पर मरीज़ों का इलाज जारी है। और अगर वक्त पर जैसे ही अगर किसी शख्स को बुखार होता है और वक्त पर अस्पताल पहुँच जाता है तो बासानी इसका एक ट्रीटमेंट है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बासानी जो है 1 हफ्ते में ये मलेरिया जो है वो ठीक हो जाता है और इंसान जो है दोबारा सेहतमंद हो जाता है। तहम इस वक्त जो ज़रूरत है कि फौरी तौर पर स्प्रे किया जाए ताकि ये जो मच्छर हैं इन पर काबू पाया जा सके और जो इससे फैलने वाली बीमारियां हैं कि जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, उस पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी ठीक है। और शफकत, महकमा सेहत की तरफ से क्या एडवाइजरी है इस हवाले से शहरियों को कि उन्होंने अगर बचना है, बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो उन्हें इख्तियार करनी चाहिए? देखिए अनवार, सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि जो महकमा सेहत की तरफ से एडवाइजरी है वो ये है कि शाम के औकात में जो है वो लाजमी घरों के अंदर जो है वो स्प्रे किया जाए और जहाँ जहाँ पानी खड़ा है अव्वल तो कोशिश करें कि कहीं पानी खड़ा ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि गली मोहल्ला में पानी मौजूद है तो लिहाजा लोग बाहर तो एहतियात नहीं कर सकते लेकिन अपने घर में जो है वो अच्छी तरह स्प्रे कर सकते हैं और जहाँ पानी रखा हुआ है उसको जो है वो ढाँपने से इन मच्छरों पर बासानी जो है वो काबू पाया जा सकता है। जी अनवार ठीक है। और दूसरी तरफ जैसे कि हम बहुत सी रिपोर्ट्स में भी देखते हैं कि जो कूड़ा करकट है वो आमतौर पर सड़कों पर पड़ा है, जो कि ज़ाहिरी बात है मच्छरों की अफजाइश का एक बहुत बड़ा जरिया है। उसकी सफाई के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हो? जी बिल्कुल। देखिए जो हुकूमत है वो कोशिश तो कर रही है कि कूड़ा करकट आ जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी कहीं कहीं कूड़े करकट के ढेर हैं। ये तमाम शहर में तो नहीं लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर कचरा मौजूद है जो वक्त पर नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है। तहम जो डेंगू है वो तो साफ़ पानी पे होता है लेकिन जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे सीवरेज के पानी में भी परवरिश पाता है। लिहाजा ऐसे इलाकों में जहाँ पर गटर लाइन्स ओपन है या नाले ओपन है वहाँ पर इस वक्त स्प्रे की अशद ज़रूरत है ताकि इन मच्छरों की अफजाइश पर फौरी तौर पर जो है काबू पाया जा सके और शहरी इस जो भी बीमारी दुनिया में नहीं है उस पर जो है वो काबू पाया जा सके। अच्छा, अभी मलेरिया के इस फैलाव में आपको लग रहा है कि मौसमी तब्दीलियों का भी कोई किरदार है? जी बिल्कुल। महकमा सेहत ने यही कहा है कि जो इस वक्त वैसे मैंने पहले ही बताया कि जब मौसम तब्दील होता है तो उस वजह से तो ये मच्छर बढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं वो जो इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है और जो मौसम की तगयराती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से भी जो है मच्छरों का फैलाव में इजाफा हो रहा है। क्योंकि पहले मौसम जो है वो अचानक जो है आस्ते आस्ते सर्द से गर्म आता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मौसम मतलब कि सुबह में ठंड होती है और दिन में अचानक गर्मी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मच्छरों के लिए बड़ा सूदबंद साबित होता है, माहौल साबित होता है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश जो है वो जल्दी होती है और तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से मलेरिया और चिकनगुनिया डेंगू के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और आइंदा सालों में भी ये जो केसेस हैं इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और माहिरीन का ये कहना है कि अगर वक्त पर अगर स्प्रे हो जाए तो ये बीमारियां जो है वो नहीं फैल पाएंगी। यकीनी तौर पर वक्त पर स्प्रे होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नुमाइंदा न्यूज़ कराची शफकत भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और मलेरिया के फैलाव में हम देख रहे हैं इस वक्त कूड़ा करकट वहाँ पर मौजूद है, सीवरेज के पानी की वजह से भी मलेरिया वाला जो मच्छर है वो अफजाइश पाता है और उसके साथ साथ डेंगू जैसे मसाइल का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अब कुछ बात करेंगे मलेरिया के हवाले से। जैसा कि ब्रेक से पहले भी हमने मलेरिया को डिस्कस किया और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मलेरिया का नाम सुन चुके होंगे और मुमकिन तौर पर आपने इस बीमारी का सामना भी किया होगा या फिर आपके किसी अजीज़ या दोस्त ने इसका सामना ज़रूर किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि मलेरिया दरअसल क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हैं और हम इसे किस तरह से रोक सकते हैं। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मलेरिया के फैलाव के बारे में हालिया जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात करें तो वहाँ पर 16,700 से ज़ायद केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें सिंध भर में मलेरिया के 16,733 केसेस शामिल हैं। और इन केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद कराची के मुख्तलिफ अजला से ही आई है, जहाँ ज़िला जनूबी, ज़िला मलीर और ज़िला गरबी में सबसे ज़्यादा मुतासर अफराद पाए गए हैं। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है इसका फैलाव नहायत तेज़ हो सकता है और ये एक संगीन मसला भी बन सकता है।
आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद असगर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर वबाई अमराज हैं जो न सिर्फ मलेरिया की वजूहात और इलाज के माहिर हैं बल्कि उन्होंने इस बीमारी को रोकने के हवाले से मुतअद्दिद रिसर्चेस भी की हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही आपसे कि मलेरिया की तशख़ीस किस तरह से की जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इससे बचाव के मौसर तरीके क्या हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मलेरिया बड़ी पुरानी और तारीखी बीमारी है और हजारों साल से हमारे पास सबूत मौजूद है कि ये इंसानों को लग रही है और ये मच्छर के जरिए इंसानों को लगती है। और इवन जंगों के अंदर, दूसरी जंग अज़ीम या पहली जंग अज़ीम के अंदर मलेरिया की वजह से ज्यादा फौजी मारे गए निस्बतन दुश्मन की गोली से। तो ये मर्ज इंतहाई खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये बहुत कॉमन भी है और खासतौर पे जब बरसात का सीजन आता है तो इसके केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अभी तो 10,000 केसेस अनाउंस हुए हैं। पिछले साल अगस्त के एक हफ्ते में सिंध से 1 लाख से ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है और इसकी बुनियादी वजह सफाई सुथराई ना होना, पानी का खड़े हो जाना, मच्छरों को कंट्रोल ना करना, ये सारी वजूहात शामिल है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये खास तौर पर सिंध में ही क्यों इतने ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ा नंबर था और अभी तो हम कुछ 16,000 केसेस पर हैं। लास्ट ईयर आपने कहा कि 1 लाख के करीब केसेस थे, लेकिन सिर्फ सिंध ही क्यों? मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये सिर्फ सिंध अकेला नहीं है। चंद वजूहात तो हो सकती हैं कि आपको पता है सैलाब आए थे जिसकी वजह से पानी खड़ा हुआ था सिंध में अक्सर जगहों पे, तो उस वजह से एक प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान पूरे के अंदर मलेरिया के केसेस होते हैं, ज्यादा होते हैं, डॉक्टर्स को पता है, लेकिन सिंध के अंदर इसका रिपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है। तो इस वजह से हमें वहां से रिपोर्ट हो जाते हैं। बाकी मानदा पाकिस्तान से ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि बाकी मानदा पाकिस्तान में मलेरिया रिपोर्ट करने का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और डॉक्टर साहब मलेरिया की जो अलामात हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से इन अलामात का आगाज़ होता है, और अगर किसी को अलामात जाहिर हो रही हैं तो फिर फौरी तौर पर हमें क्या करना है? देखिए, ये इसकी कुछ अलामात तो बड़ी वो कहना चाहिए कि जिसे कहते हैं क्लियर होती हैं, जिसके अंदर सर्दी लगती है और आपका जिस्म कांपता है सर्दी के साथ, और उसके बाद आपको तेज बुखार हो जाता है। तेज बुखार होने के बाद आपको फिर पसीना आता है और आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो ये मुख्तलिफ साइकिल्स के जरिए बड़ा टेल टेल जिसे कहा जाता है मलेरिया का साइन होता है। लेकिन मलेरिया का मर्ज माइल्ड भी हो सकता है, हल्की फुल्की आपको सर में दर्द है, ज्यादा तकलीफ नहीं है और जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके अंदर अलामात की पूरी रेंज है जिसके अंदर जिस्म आपको थकावट महसूस करना, सर में दर्द होना, मतली आना। तो अलामात इस तरह स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो बुखार का ऊपर जाना, सर्दी लगना और फिर पसीना आके बुखार ने नॉर्मल हो जाना, फिर एक दिन बाद फिर शुरू होना, ये अगर किसी को हो तो ये बड़ा पक्का साइन है कि आपको मलेरिया का ये मर्ज हो सकता है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ स्पेसिफिक टेस्ट ऐसा जो आप सजेस्ट करते हो? जी, इसका खून का टेस्ट होता है जिसमें वो ये देखते हैं कि जो जरासूमा ये बीमारी फैला रहा है वो मौजूद है कि नहीं। वो जो अक्सर लेबोरेटरीज ये कर सकती हैं, लेकिन अच्छा डॉक्टर जो है वो आपकी अलामात देखकर भी आपको बता सकता है और खासतौर पे किस सीजन में ये हुआ है, आपसे हिस्ट्री लेकर कि ये मलेरिया का केसेस है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी हम अज्यूम करते थे जो बरसात के अंदर मरीज आते थे खास तौर पे और उनकी ये अलामात होती थी, तो उनको हम क्योंकि उस वक्त टेस्ट इतने आम अवेलेबल नहीं थे और महंगे थे, तो हम उनको एंटी मलेरिया मेडिसिन जरूर दी जाती थी। और आज से अगर 50-60 साल पहले चले जाए तो सीजन के अंदर वैसे भी लोगों को कुनीन की गोलियां दे दी जाती थी जब बुखार का सीजन होता था ताकि वो बचे रहें। लेकिन खैर वो उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आजकल ये अगर आपके अलामात हैं तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाए क्योंकि ये कुछ लोगों के अंदर जानलेवा हो सकता है। ठीक है, और डॉक्टर साहब किस तरह से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर हम देखते हैं कि कंडीशन होती है जब आपको डेंगू भी होता है या आपको चिकनगुनिया भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें भी क्लियर ज़रा कीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और जब तक फिर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक ये क्लियर नहीं होता। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आपस में ओवरलैपिंग इनके अलामात है और लेकिन
जो इसका मच्छर है, आपको नॉर्मली इनके मच्छर फर्क है, और जो मलेरिया का मच्छर है, दोनों मच्छर लेकिन फर्क है। मलेरिया का मच्छर जो है आपको ज्यादातर काटता है सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त, सॉरी उसका डेंगू का आपको सुबह के वक्त, जिसे हम कहते हैं डॉन और डस्क, और मगरिब के वक्त काटता है। मलेरिया का मच्छर आम तौर पे आपको रात के वक्त वो काटता है, ये ज्यादा एक्टिव रात के वक्त होता है। तो अगर आप बाहर निकले, मैं आपको इसकी प्रोटेक्शन बता देता हूं, क्योंकि अलामत इनकी दोनों की काफी ओवरलैप करती है और आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो डॉक्टर को ना दिखाए, कि आप अपने जब दोपहर शाम को बाहर निकले तो लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहनकर जाएं, जिस्म नंगा ना हो मैक्सिमम। और दूसरा ये है कि आपने जो एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, जो लोशन वगैरह मिल जाते हैं, तो जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं उन पे जरूर लगा के जाए। तो ये छोटी छोटी एहतियातें कीजिए और उसे आप बचे रहेंगे। अलामात इनकी दोनों की तकरीबन काफी मिलती जुलती हैं, कोई खास फर्क हम नहीं है, लेकिन जो बुखार जिस तरह मैंने बताया, सर्दी होती है और ये सर्दी के बाद बुखार चढ़ता है और नॉर्मल आता है, ये मलेरिया का साइन है। डेंगू में आपका जिस्म की हड्डियां आपको फील होती हैं कि टूट रही हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन जरूर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जो आम अलामात है उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद असगर राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मलेरिया के जो केसेस हैं उसमें इजाफे के पेश नज़र हुकूमत और जो सेहत के इदारे हैं उनको बहुत सारे इकदाम करने की भी ज़रूरत है। मलेरिया से बचाव के कौन कौन से तरीके हैं ये भी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं, और ख़ास तौर पर हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए, स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए, ये भी काफ़ी हद तक मौसर साबित हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मौशी मरकज़ है, हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत से ऐसे हादसा पेश आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर टैंकर्स, डंपर्स और दीगर भारी गाड़ियों की बेहंगम आमदोरफ्त ने शहरियों की जानों को खतरे में डाल दिया है। हालिया वाक़यात में शीरी जना कॉलोनी में एक टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे के बाद टैंकर को तहवील में ले लिया गया, ताहम ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। उसी रोज़ हमने देखा कि डिफेंस बोर्ड के करीब एक वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे 55 साला साबिर हुसैन मौके पर ही जान बहक हो गए। ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया और पुलिस वाक़े की इस हवाले से तहकीकात कर रही है। ये हादसा कोई नए नहीं हैं। हालिया हफ्तों में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहाँ हैवी गाड़ियों ने मासूम शहरियों की जानें ली हैं। मिसाल के तौर पर बल्दिया टाउन में एक 4 साला बच्चा वाटर टैंकर की जद में आकर जान बहक हुआ। इन वाक़यात के बाद शहरियों में गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी देखने में आए हैं। शहरियों का इस हवाले से मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर हैवी ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर काबू पाए और मौसर इकदाम किए जाए ताकि मज़ीद कीमती जानों का ज़िया ना हो। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमेता अफजल सैयद ने हमें ज्वाइन किया। सुमेता साहबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से बढ़ते हुए हादसा पर इस वक्त अगर हम पूछें कि हुकूमत सिंध की पॉलिसी वो क्या है? थैंक यू वेरी मच। देखें, कोई भी जान का नुकसान होता है तो सिंध गवर्नमेंट बहुत सीरियस है और हम नहीं चाहते कि जिस तरह से हैवी ट्रैफिक की हैवी व्हीकल्स की वजह से जो जानों का नुकसान हुआ है वो हो। मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत सीरियस है इसके ऊपर। आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर भी बहुत सीरियस हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी, हमारे सीनियर वजीर भी, और इसके ऊपर क्रैकडाउन करा जा रहा है। आप देख रहे होंगे जगह जगह जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी शहर में नजर आ रही है, साथ पुलिस भी जो है उनको सपोर्ट कर रही है ताकि ये जो हादसात हो रहे हैं इनको हम इसमें क्या कहें, इसमें बेहतरी आए, इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। मैं आपको कुछ नंबर शेयर करूं। कल जो है सीएम साहब को एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें सिर्फ 4 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल की रिपोर्ट थी, जिसमें 7,860 लोगों को जो है हेलमेट ना पहनने पे। देखिए, हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले भाई बहन जो है उनको भी मेक श्योर करना चाहिए कि उनकी अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हो, और ये भी एक कानून है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए कि हेलमेट पहनना जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ क्रैकडाउन में जो है वो फैंसी नंबर प्लेट्स और ये सारी चीजों के ऊपर भी 596 वो हैं। डंपर्स जो हैं हमारे
उनको उनकी फिटनेस या ओवर स्पीडिंग या किसी उस वजह से 193 डंपर्स को भी चालान किया गया है। और अभी रिसेंटली जो है चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में जो डंपर्स या हेवी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जब शहर के अंदर होगा उसकी जो स्पीड लिमिट है उसको 30 किलोमीटर्स कर दिया है, 30 किलोमीटर्स पर आवर, ताकि ओवर स्पीडिंग की वजह से, क्योंकि एक बड़ी व्हीकल होती है उसको ब्रेक करने में, उसको सारी चीजें करने में टाइम लगता है, तो उसको ये हमने पाबंद किया है और कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, लेकिन ये जो हमारे हेवी ट्रांसपोर्ट के जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो भी आपने उस दिन शाहराह फैसल पे देखा होगा कि पुलिस जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही है और वो किस तरह से शाहराह फैसल पे जो है वो गाड़ी चलाते हुए, मतलब वो हैवी व्हीकल चलाते हुए सुमित्रा साहिबा, अभी हुकूमत ने हैवी गाड़ियों के लिए जो मखसूस औकातकार होते हैं, क्या वो मुकर्रर किए गए हैं? और अगर किए गए हैं तो फिर इन पर अमल दरामद को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है? देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेशन जो है हमने मैंडेटरी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी हैवी व्हीकल ने जो है वो सिंध के अंदर ऑपरेट करना है, देखिए हम कराची जो एक पोर्ट सिटी है और पोर्ट सिटी होते हुए हमारे पास हर सूबे की गाड़ियां यहाँ से आती हैं और जाती हैं। हमने जो है थ्रू आवर लॉज हमने ये वो करा है, हमने ये पाबंद कराना है कि कोई भी हैवी व्हीकल जो है जो सिंध में ऑपरेट करेगी या कराची से ऑपरेट करेगी, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो सिंध से होना चाहिए। ये ये मैंडेटरी चीज है ताकि गाड़ी की फिटनेस हमें पता चले। इसी के साथ साथ हमने पेनल्टीज और फाइन्स को भी इंक्रीज किया है। हमने अभी जो आज सुबह जो मीटिंग हुई है चीफ सेक्रेटरी और पुलिस और डिपार्टमेंट्स के दरमियान, उसमें हम ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि हम कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए अपने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, जिसमें पेनल्टीज और फाइन्स को हम इंक्रीज करें। हम ड्राइवर्स लाइसेंस जो है वो लेने के लिए जो है मैंडेटरी कर दें कि आपकी जो है वो ड्राइविंग कोर्स लेना इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये जो हैवी व्हीकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी तो बिल्कुल ही आप दूसरे मुल्क में देखेंगे कि इनकी तो ट्रेनिंग ही डिफरेंट तरीके से होती है। ये नॉर्मल कार्स की तरह ऑपरेट इनका वो नहीं होता। प्लस हमने एक नेगेटिव पॉइंट्स वो होते हैं कि जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं उनके ऊपर जो है हम ये प्रपोज किया गया है कि हम कोई रेड लाइट तोड़ता है, कोई ओवर स्पीडिंग करता है और उसको जो है हम चालान करते हैं तो उसके में नेगेटिव पॉइंटिंग हो, ताकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप उसका ड्राइवर्स लाइसेंस जो है वो खत्म कर सकें या उसके ऊपर कोई ऐसी वो लगा सके कि वो अनफिट टू ड्राइव है। हमने जो है ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि ट्रैकिंग और ट्रैकिंग डिवाइसेस जो हैं वो इन बड़ी गाड़ियों में होनी चाहिए, जिस तरह आप इनको ट्रैक कर सकें। डैश कैम भी बोला गया है सारी वही कमर्शियल व्हीकल्स में हो। और इसी तरह से हमने जो हमारे सीनियर मिनिस्टर जो ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं, उन्होंने बोला था कि हमें अपनी फिटनेस सर्टिफिकेशन और ये सारी चीजें टाइमली कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ताकि जब रोड के ऊपर गाड़ी आए, भले वो प्राइवेट गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, जो भी है, उसकी फिटनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है उसको भी बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि ड्राइवर्स की जो लापरवाही है या ड्राइवर जो एहतियात नहीं कर रहे हैं उस वजह से ज्यादा हादसात हो रहे हैं। और हादसात के बाद हम एक पैटर्न जरूर देख रहे हैं कि ड्राइवर्स वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पे रेस्ट अश्योर कि गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो इस पे काम कर रही है। कोई भी जो कसूरवार है, जो ऐसा कोई भी ड्राइवर जो है जो फ्ली कर जाता है, हम उसको अरेस्ट भी करेंगे और कानून अपना काम पूरा करेगी उसके ऊपर, रेस्ट अश्योर। भागने का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि वो बाद में पकड़ा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर बहुत सीरियस है और जिस तरह से सीएम और ये सारी चीजें वो करें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन सिटीजन्स को भी चाहिए कि वो कानून फॉलो करें। ये कानून आपको और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही बने हैं। हम जब तक कानून को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने शहर को, अपनी सड़कों को सेफ नहीं कर सकते। दिस गोज फॉर, मतलब हमारे वो लोग जो गाड़ियों में हैं, जो हैवी व्हीकल्स में हैं या जो मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं,
ये सबके लिए है, कानून सबके लिए है। हमें एक दूसरे के लिए इन हादसात से, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ना, हमें इन चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम बेहतर कर लेंगे, हम कानून फॉलो कर लेंगे, हम रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे, हम ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। ठीक है सुमित्रा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंटिन्यूसली ये चौथा टेन्योर है सिंध में, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कराची को वहां पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सका जिस तरह से लाहौर में मौजूद है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो चालान सिस्टम है या यहाँ पर सेफ सिटी मॉनिटरिंग की वजह से जितने जो हादसात हैं उसको कंट्रोल किया गया, तो कराची में इस तरह के प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, बिल्कुल S4 के ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है, और बहुत सारे जो CCTV कैमरास जिनकी अपग्रेडेशन होनी थी वो भी, और जहां लगने थे वो भी हो गए। इसके ऊपर द गवर्नमेंट इज बहुत जल्दी इसके ऊपर काम कर रही है। थोड़ा सा डिले जरूर है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि डिले नहीं हुआ, डिले जरूर हुआ, पर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि S4 कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैंने खुद जो है विजिट भी किया है प्रोजेक्ट को, और उसके अंदर वो सारे फेशियल रिकग्निशन और वो सारी वो चीजें जिसकी कराची सिटी को जरूरत है, वो सब उसके अंदर मौजूद है। लेकिन इवन देन अगर हमारे पास वो अभी 100% काम नहीं कर रहा क्योंकि वो कंप्लीटेड नहीं है, अगर हम एज अपने ये कानून फॉलो कर लें और अपना ये सारी चीजों को वो करें, तो हम फिर भी आप बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत को कानून फॉलो करवाना पड़ेगा लोगों को? अगर इतने सालों में लोग नहीं समझ पाए हैं, हेलमेट की यहाँ पर हम देख रहे हैं बनाना, जी बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना भी और कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। अभी जो आप देख रहे हैं जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस आपको नजर आ रही है, देखिए नफरी कम थी, लेकिन शुरू में जब ये इंसिडेंट्स बढ़े थे तो पुलिस की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से जो इलाके की पुलिस है, बहुत शुक्रिया तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमित्रा अफजल सैयद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।